जय हिंद दोस्तों। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सच में कभी भारत ने भी आतंकवादियों को सपोर्ट किया था। यदि किया था तो आखिर भारत के सामने क्या मजबूरियां थी और भारत को आतंकवाद से क्या क्या फायदे और नुकसान हुए। और मैं साथ ही बता दूं कि हम किसी भी प्रकार से भारत की आलोचना नहीं करना चाहते। हमारा मकसद केवल रियलिटी बताना है। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, जब भी हम आतंकवाद का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक तस्वीर अवश्य आती है, वह है पाकिस्तान की। क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। परंतु यह आधा सच है, क्योंकि केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्क भी आतंकवाद को पाल चुके हैं। जैसे कि जैसे कि अमेरिका ने मोस्ट फेमस आतंकवादी ओसामा बिन लादेन और बगदादी को पाला था। आपके मन में क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि अमेरिका ने ही तो ओसामा बिन लादेन को मरवाया था। तो मैं हाँ शॉर्टली बता दूं कि अमेरिका ने ही ओसामा बिन लादेन को मरवाया था, क्योंकि पहले अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान और रूस के खिलाफ खड़ा किया था। जब ओसामा बिन लादेन अमेरिका के खिलाफ हो गया और 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने उसे टेररिस्ट घोषित करके 2 मई सन 2011 को पाकिस्तान में मरवा दिया। सो कम्स टू आवर पॉइंट, अमेरिका ने शीत युद्ध के चलते इराक, सीरिया और अफगानिस्तान आदि देशों में आतंकवाद पाला था। वेट, अब कहेंगे ये शीत युद्ध क्या था? तो मैं बता दूं शॉर्टली कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 से 1991 तक, यानी कि 40 साल तक चलने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था। यह युद्ध अमेरिका और यूएसएसआर के बीच लड़ा जा रहा था। पहले रूस का नाम यूएसएसआर था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया उसके फेवर में रहे और उसके रूल्सों को फॉलो करे, और रूस चाहता था कि पूरी दुनिया उसके फेवर में रहे, उसके रूल्सों को फॉलो करे। जो देश अमेरिका के फेवर में जाता था तो वहां रूस आतंकवादियों को घुसा कर उस देश को तबाह कर देता था, और वही जो देश रूस के फेवर में जाता था तो वहां अमेरिका आतंकवादियों को घुसा कर तबाही मचा देता था। उसी का एक एग्जाम्पल है इराक, सीरिया और अफगानिस्तान। ये तीनों देश रूस के फेवर में थे, तो अमेरिका ने यहाँ आतंकवादियों को घुसाकर देश को बर्बाद कर दिया। यदि बात करें अपने पड़ोसी मुल्क यानी कि चीन की, तो चीन वर्तमान समय में आतंकवाद का मास्टरमाइंड है। क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है तथा उन्हें बजट और आधुनिक हथियार मुहैया करवाता है। और चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है और अरुणाचल प्रदेश तथा भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों में आतंकवाद को भी पालता है। म्यांमार के एक जनरल का चीन पर आरोप है कि चीन म्यांमार के आतंकवादियों यानी कि अराकान आर्मी और अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी को आधुनिक हथियार सप्लाई करता है। चीन ने नेपाल में भी आतंकवादियों को पाला था, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि नेपाल अमेरिका को एयर बेस दे, क्योंकि यह चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो जाता। इसलिए चीन ने माओवादियों को घुसाकर उस नेपाल में तबाही मचा दी, और जिसकी मजबूरन अमेरिका को वहां से जाना पड़ा। और उन्हीं माओवादियों की एक ट्रेन है जो कि नक्सलवाद, जो कि हाल ही में बहुत न्यूज़ में रही थी। अब बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। वैसे लगता नहीं है कि भारत ने भी कभी आतंकवादियों को सपोर्ट किया होगा, क्योंकि जिस तरह भारत हर मंच पर आतंकवाद का खुलकर विरोध करता है, उससे यह लगता है कि भारत आतंकवाद का कट्टर दुश्मन है। परंतु यह भी रियल है कि भारत ने भी कभी आतंकवादियों को सपोर्ट किया था। क्या थी पूरी कहानी जानते हैं। शीत युद्ध में एक बार आर्कटिक ओशियन में बर्फ जमने के कारण यूएसएसआर की नेवी फंस गई थी, जिसके चलते यूएसएसआर अमेरिका को केवल 2 तरफ से घेर सकता था। पहला पैसिफिक ओशियन से, दूसरा साउथ चाइना सी से, इंडियन ओशियन से, फिर अटलांटिक ओशियन से घेर सकता था। परंतु अमेरिका यूएसएसआर को चारों तरफ से घेर सकता था, क्योंकि अमेरिका की नेवी कहीं बर्फ वगैरह में नहीं फंसी थी। वह रूस को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन से घेर सकता था। यहाँ अमेरिका ने सोचा कि रूस को तो इंडियन ओशियन से होकर जरूर आना होगा, तो हम किसी देश में रेडियो स्टेशन और ट्रांसमीटर स्टेशन लगाएंगे, जिससे कि हमें पता चलता रहेगा कि रूस के कितनी जहाजें यहाँ से गई हैं, तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। फिर अमेरिका ने सोचा कि किस देश में यह रेडियो स्टेशन और ट्रांसमीटर स्टेशन लगाया जाए। तब उसने भारत से कहा कि भारत, तुम अपने एक बंदरगाह पर रेडियो स्टेशन और ट्रांसमीटर स्टेशन लगाने की परमिशन दे दो। भारत ने कहा ठीक है। भारत ने कहा कि हम तीसरी दुनिया के लोग हैं, यानी हम गुट निरपेक्ष हैं, हम किसी गुट को सपोर्ट नहीं करते। फिर अमेरिका ने श्रीलंका को चुना,
क्योंकि श्रीलंका छोटा व दक्षिणी देश था। और फिर श्रीलंका को खूब बजट दिया और मिलिट्री डील्स करी। फिर श्रीलंका से कहा कि आप अपने निचला हम्बनटोटा बंदरगाह हमको लीज पर दे दीजिए, हम स्वयं ही उसको बनाएंगे और आप भी वहाँ पे सामान वगैरह ले जाना, हम वहाँ पर रेडियो स्टेशन और ट्रांसमीटर स्टेशन लगाएंगे। श्रीलंका ने कहा ठीक है। श्रीलंका ने अमेरिका को हम्बनटोटा बंदरगाह लीज पर दे दिया और अमेरिका ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब रूस डर गया और रूस सोचने लगा कि अमेरिका तो हमें चारों तरफ से घेर रहा है। तब उसने श्रीलंका से कहा कि तुम बंदरगाह मत दो, परंतु श्रीलंका ने नहीं सुनी। फिर रूस ने भारत से कहा कि तुम कुछ करो, अमेरिका को श्रीलंका से भगाओ, बदले में हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। फिर भारत ने कहा ठीक है, हम देखते हैं। वेट, आप कहेंगे कि भारत तो गुटनिरपेक्ष था, फिर भारत क्यों रूस की मदद करने की कोशिश कर रहा था? हाँ, तुम्हें बता दूं, भारत भले ही गुटनिरपेक्ष था, परंतु भारत का झुकाव रूस की तरफ था, क्योंकि भारत और रूस के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे। भारत रूस से ही हथियार खरीदता था, क्योंकि अमेरिकन और यूरोपियन हथियार अधिक महंगे होते थे एज कम्पेयर टू रशियन हथियार। और 1971 के इंडियन पाकिस्तान युद्ध में रूस ने खुलकर भारत का साथ दिया था। रूस ने अमेरिका के 7वें बेड़े के खिलाफ अपना 40वां बेड़ा भेज दिया था और 1971 के युद्ध में भारत की जीत हुई थी। तीसरा कारण था कि 1971 के युद्ध में श्रीलंका पाकिस्तान के फेवर में था। श्रीलंका ने पाकिस्तान के एयरफोर्स के जहाजों को 174 बार रिफ्यूलिंग करने की परमिशन दे दी थी, जिससे कि भारत को बहुत लॉस हुआ था। श्रीलंका में 70 से 75% सिंगली बौद्ध थे और 15% तमिल लोग थे। जब श्रीलंका 1972 में पूर्णतः अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था, तब सारी पावर सिंगली बुद्धों के पास आ गई, क्योंकि सिंगली बुद्ध मेजोरिटी थी। तब से उन्होंने तमिल अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना और भेदभाव करना चालू कर दिया। तमिलों से वोट का अधिकार छीन लिया गया, उनसे पूरी पॉलिटिकल पावर छीन ली गई, सिंगली भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया और तमिल लोगों को सरकारी नौकरी से निकालना पड़ा और शिक्षा में बहुत भेदभाव होने लगा। इन सब कारणों की वजह से वहाँ विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी और कुछ ग्रुप्स बने। पहले ये मांग स्वतंत्र राज्य की थी, धीरे धीरे यह मांग एक स्वतंत्र राष्ट्र की हो गई। इन ग्रुप्सों में सबसे मेन था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, जिसे LTT भी कहा जाता है। भारत की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी LTT और 20-25 ग्रुप्सों को आधुनिक हथियार, ट्रेनिंग, बजट और इंटरनेशनल सपोर्ट की। और भारत ने LTT के सैनिकों को भारत में भी बुलाकर ट्रेनिंग दी। LTT को भारत से, नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से, मलेशिया से, चीन से इतनी और नेशनल सपोर्ट इतनी मिली कि LTT के लीडर वल्लुपरी प्रभाकरन की खुद की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी थी। यह आज तक का एकमात्र आतंकवादी संगठन था जिसकी खुद की तीनों फोर्सेस थी। LTT बहुत शक्तिशाली होने के कारण वह श्रीलंका की मिलिट्री पर बहुत बड़े हमले कर रहा था, जिसके कारण बहुत भीषण गृह युद्ध छिड़ गया था और श्रीलंका की गवर्नमेंट हारने लगी थी। और फिर कुछ साल बाद श्रीलंका की गवर्नमेंट को समझ में आया कि आखिर क्यों भारत जैसा देश आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। फिर श्रीलंका की सरकार ने भारत सरकार के साथ एक डील साइन करी, जिसमें भारत ने कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं कि पहला, तमिल लोगों को प्रत्येक चीज में समानता मिलनी चाहिए। दूसरा, कि इनका एक स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। तीसरा, कि अमेरिका को बंदरगाह देने से मना कर दो। श्रीलंका की गवर्नमेंट मान गई और भारत ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेज दी। प्रभाकरन इस डील से सहमत नहीं हुए और इंडियन फोर्स पर हमला कर दिया। इसमें भारत के बहुत सैनिक शहीद हो गए और बहुत सैनिक घायल भी हो गए। इसके बाद भारत ने 29 जुलाई 1987 से 24 मार्च 1990 तक, यानी 2 साल 7 महीने 3 हफ्ते 3 दिन तक LTT से युद्ध लड़ा। इस युद्ध में भारत ने 4000 सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर, गनशिप, अटैक एयरक्राफ्ट से जाफना में तबातोड़ हमला किया, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि LTT की रीढ़ टूट गई और LTT बहुत हद तक शांत हो गया। भारत भी चाहता था कि LTT को रोका जाए, क्योंकि भारत के सुरक्षा सलाहकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सलाह दी कि यदि श्रीलंका में LTT सक्सेस हो जाती है और ये अपना अलग देश बना लेते हैं, तो फिर तमिलनाडु के लोगों में भी यह भावना जन्म लेने लगेगी। और क्योंकि LTT और तमिलनाडु के लोगों का कल्चर, भाषा सेम है तथा रिलेशन बहुत अच्छे हैं,
यह फ्यूचर में एक और कश्मीर मुद्दा हो जाता और फिर आपको तो पता ही है, इमरान खान की माला में एक और मोती जुड़ जाता। सो टोटली श्रीलंकन सिविल वॉर में 1982 से 2009 तक 27,000 तमिल फाइटर्स मारे गए, 21,000 सिविलियंस श्रीलंकन सोल्जर्स मारे गए, 1,000 श्रीलंकन पुलिस मारी गई, 1500 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए और लगभग 3,000 इंडियन सोल्जर्स घायल हो गए और 2 लाख से ज़्यादा सिविलियंस की जान गई। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों भारत ने पहले आतंकवादियों को सपोर्ट किया था और बाद में क्यों अटैक किया था। और मैं साथ ही बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई काम अच्छा या बुरा नहीं होता, यह मैटर करता है कि अपने देश को किससे फ़ायदा और किससे नुकसान है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी राय अवश्य लिखें कि क्या भारत ने श्रीलंकन सिविल वॉर में जो अपना स्टैंड दिखाया था, क्या वह सही था या गलत। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। जय हिंद, जय भारत।